जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एटलस क्लासेस। तो द एटलस क्लास चैनल पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आपका ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। तो ज्योग्राफी यूनानी भाषा का शब्द है। सबसे पहले किस भाषा का शब्द है आपका ज्योग्राफी? तो यूनानी भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना आपका जियो, जिसका अर्थ होता है भू या पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है आपका वर्णन करना। तो जिस विषय के माध्यम से हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपका भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब एक शब्द है आपका जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का अध्ययन होता है। एक शब्द है आपका जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफी में क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका ट्रोपोग्राफी। तो ट्रोपोग्राफी में क्या होता है? भू आकृति का अध्ययन। पृथ्वी पर जितनी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ट्रोपोग्राफी कहलाता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद है आपका एक वर्ड है आपका अगला। इसके बाद ये है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? भू आकृति की उत्पत्ति, विकास, उनके निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो जितनी भूमि पर आकृति हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास कैसे हुआ, और उनके निर्माण में शामिल जो भी प्रक्रियाएं हैं उसका अध्ययन आपका क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी उसका अध्ययन कहलाता है। इसके बाद है आपका एस्ट्रोनॉमी, जिसको हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। तो खगोलीय पिंडों एवं ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान कहलाता है। इसके बाद है आपका कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी संरचना कैसी, और भविष्य का अध्ययन। भविष्य में दोस्तों खोज चल रही ब्रह्मांड की। अभी हमें दोस्तों 4% चीज़ों की जानकारी है, 96% चीज़ों की हमें अभी जानकारी लेनी है। तो उसका ये अध्ययन क्या कहलाता है? आपका कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, भविष्य का अध्ययन। इसके बाद है आपका आकाश या आसमान किसे कहते हैं? तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं? हम आकाश या आसमान कहते हैं। इसके बाद है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अंतरिक्ष किसे कहते हैं। तो अंतरिक्ष हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को अंतरिक्ष कहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी के जो वायुमंडल आपका दोस्तों, हम जहां आप इस वीडियो को देख रहे हैं उससे ऊपर आप 100 किलोमीटर तक देखोगे तो उससे उसके बाहर जो भी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी उसको ही क्या कहते हैं? आपका अंतरिक्ष कहा जाता है। इसके बाद एक वर्ड है आपका कॉर्मन रेखा। तो कॉर्मन रेखा किसे कहते हैं? आपका जहाँ हमारा वायुमंडल समाप्त होता और अंतरिक्ष शुरू होता। तो जहाँ हमारा वायुमंडल समाप्त कहाँ हो रहा? तो 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हमारा वायुमंडल समाप्त हो जाता, और वहाँ से जो स्टार्ट होता अंतरिक्ष होता, तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्मन रेखा कहा जाता। 1967 में एक समझौता हुआ था कि कॉर्मन लाइन से ऊपर का क्षेत्र किसी देश का नहीं। तो 100 किलोमीटर के बाद जो क्षेत्र स्टार्ट होता है वो किसी देश का नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस चित्र में आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में देखिए दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी के जो वायुमंडल है वो 100 किलोमीटर तक है आपका। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या आपका ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं आपका क्षोभमंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं और वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? आपके ये ट्रोपोस्फीयर या क्षोभमंडल में उड़ाए जाते हैं। इसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में समताप मंडल। तो इसमें क्या ओजोन परत आपकी पाई जाती है। मीसोस्फीयर को मध्यमंडल बोलते हैं, और यही थर्मोस्फीयर को तापमंडल, और एक्सोस्फीयर वायुमंडल। अब ये जो यहाँ का 100 किलोमीटर तक यहाँ की जो ये रेखा, इसको ही क्या बोलते हैं? आपका कॉर्मन लाइन बोलते हैं। और यहीं से हमारा क्या है? यहीं तक हमारा वायुमंडल होता। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे हैं आपका प्रमुख वैज्ञानिक परिभाषाएं। तो एक है कार्ल डीटर। तो भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास गृह। ये परिभाषा किसने दी? तो डीटर ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद हेरोडोटस ने परिभाषा दी, इतिहास को भूगोल की तरह तथा भूगोल को इतिहास की तरह देखना चाहिए। ये कथन किसका? आपका तो ये कथन है हेरोडोटस का। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। भूगोल का पिता या जनक किसे जाता है? तो भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है आपका हिकेटियस या इराटोस्थनीज। अगर आपको ऑप्शन में हिकेटियस दिख रहा तो हिकेटियस लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में इराटोस्थनीज है तो इराटोस्थनीज आप लगा सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे तो आपको हिकेटियस ही लगाना, भूगोल का पिता या जनक। लेकिन भूगोल शब्द किसने दिया? तो इराटोस्थनीज। ये आपको दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। आगे इसके बाद ऐतिहासिक भूगोल का जनक। तो ऐतिहासिक भूगोल का जनक भी कौन है? आपका हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका दोस्तों, इन्हें डेल्टा का पिता, इन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा, या मिस्र नील नदी की देन है। ये सब कथन किसके हैं? तो ये सब कथन है आपके हेरोडोटस के।
इसके बाद है भौतिक भूगोल का पिता। तो भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आपका पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का पिता। प्रादेशिक भूगोल का पिता कार्ल लीटर, और राजनीतिक भूगोल का पिता फ्रेडरिक रटजेल को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। इसके बाद है आपका वर्तमान भूगोल का जनक। तो वर्तमान भूगोल के जनक हैं आपके वान हम्बोल्ट। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल और सावर। गणितीय भूगोल के जनक हैं आपके थैल्स है अनक्सिमेंडर। इसके बाद है आपका आधुनिक खगोलिकी के पिता कौन है? कोपरनिकस। आधुनिक खगोलिकी के पिता कौन है आपके? कोपरनिकस। अब भूगोल से संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी वो देख लेते हैं। तो ये आपकी पहली पुस्तक भूगोल से संबंधित है, आपकी पहली पुस्तक रेहला। कौन सी पुस्तक है? रेहला। तो ये किसने लिखी है? आपकी इब्ने बतूता ने लिखी। किताबुल हिंद किसने लिखी? आपकी अलबरू ने लिखी। और आर्यभट्टम पुस्तक किसने लिखी? तो आर्यभट्ट ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? आपकी प्लिनी ने लिखी। व्रत संहिता, व्रत जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसने लिखी है? आपकी वराहमिहिर ने लिखी है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी है? आपकी भास्कराचार्य ने लिखी है ये पुस्तक। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे प्रमुख पुस्तक हैं आपकी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसका? ब्रह्मगुप्त का। सिडेरियल नेशंस किसने है? तो गैलीलियो की पुस्तक है। प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? न्यूटन की पुस्तक है। इसी पुस्तक में सबसे पहले क्या दिए थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, ठीक है। इसके बाद कॉस्मोग्राफी पुस्तक किसकी? तो पंपोनियस मेला की कॉस्मोग्राफी पुस्तक। जस पीरियोडस पुस्तक किसकी? तो हेकेटियस की। जस पीरियोडस पुस्तक किसकी? हेकेटियस की। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी मेट्रोलॉजी पुस्तक किसकी? तो अरस्तु की। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछी गई मेट्रोलॉजी पुस्तक किसकी है? अरस्तु की। इलियड और ओडिसी पुस्तक किसकी? तो होमर की। ईडियस और ओडिसी। इसके बाद कॉस्मोग्राफी पुस्तक किसकी है? आपकी पंपासिस मेला की है। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी? डिमांजिया की है। कॉस्मोस किसकी पुस्तक है? तो हम्बोल्ट की है। एनालेमा एवं अल्मागास्ट पुस्तक किसकी? तो टॉलमी की है आपकी। इसके बाद अर्धकुंडे पुस्तक किसकी? रीटर की है। मानव जाति का इतिहास, राजनीतिक भूगोल, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसकी है आपकी? ये फ्रेडरिक रटजेल की है। वालकुंडर ग्रंथ में इन्होंने विश्व की मानव जातियों का वर्णन किया है फ्रेडरिक रटजेल ने। तो मानव जाति का इतिहास, राजनीतिक भूगोल, एंथ्रोपोजियोग्राफी और वालकर कुंडे पुस्तक ये सब किसकी? फ्रेडरिक रटजेल की हैं। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे हैं आपका यूनानी खगोल शास्त्री एवं भूगोलविदों ने भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इसी कारण 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के काल को भूगोल का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के क्षेत्र में भूगोल में बहुत सारा योगदान खगोल शास्त्रियों ने दिया है, तो इसीलिए उसे क्या कहता है? उसके बीच के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। एवं 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के काल को भूगोल का अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ इस समय में कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अंधकार युग में भूगोल एवं विज्ञान का पतन हुआ, ठीक है। अंधकार युग में क्या हुआ? भूगोल एवं विज्ञान का पतन हुआ तथा धर्म का विकास हुआ। इस युग में कई ईसाई धर्म को महत्व दिया गया। तो इस युग में किस धर्म को महत्व दिया गया आपका? अंधकार युग में तो ईसाई धर्म को महत्व दिया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को ईसा मसीह की शक्तियों से जोड़ा गया। और अंधकार युग में पृथ्वी के केंद्र में गिरजाघर है। ये सब दोस्तों ये इन पादरी होते थे, तो पादरियों ने ये बताया कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है? गिरजाघर है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप 3 महाद्वीपों को दिखाया गया। तो इसमें अंधकार युग में कितने महाद्वीपों को दिखाया गया आपका? 3 महाद्वीपों को इसमें दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों। इसके बाद है आपका यूनानी भूगोलवेत्ता। तो कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी भूगोलवेत्ता? तो यूनानी भूगोलवेत्ता में आपका हेरोडोटस, हिकेटियस, इरेटोस्थनीज, अरस्तु, प्लेटो, एनेक्सिमेंडर, थैल्स, होमर, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस, ये क्या है? यूनानी भूगोलवेत्ता। इसके बाद रोमन भूगोलवेत्ता कौन से? तो स्ट्रैबो, टॉलमी, पंपानियस मिला, ये सब क्या है दोस्तों? ये रोमन भूगोलवेत्ता हैं। इसके बाद ब्रह्मांड एवं पृथ्वी से संबंधित परिकल्पना। तो बहुकेंद्रीय परिकल्पना या जियोसेंट्रिक थ्योरी, तो ये किसने दी दोस्तों? इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी। तो इस परिकल्पना के अनुसार क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। इसके समर्थक कौन कौन है आपके? तो इसके समर्थक अरस्तु, जिन्होंने मेट्रोलॉजी पुस्तक लिखी है, या जलवायु विज्ञान हिंदी में बोलते हैं पुस्तक लिखी, तथा टॉलमी अल्मागास्ट पुस्तक लिखी, विशाल कार्य एवं एनालेमा पुस्तक नामक के लेखक भी कौन है? तो आपके टॉलमी है। एनालेमा पुस्तक के लेखक भी टॉलमी है। सूर्य केंद्रीय परिकल्पना या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। तो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों? पहले पृथ्वी को केंद्र में माना जाता था, लेकिन रियलिटी क्या थी?
सूर्य केंद्र में और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही। तो सूर्य केंद्रीय परिकल्पना हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है आपके कोपरनिकस, जो पोलैंड के निवासी थे, जिन्हें 24 मई 1543 को मृत्युदंड दे दिया गया था। इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। इन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों गैलीलियो, यह इटली के निवासी थे। इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। केपलर जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने ग्रह की गति संबंधी नियम दिए। न्यूटन इंग्लैंड के निवासी थे, जिन्होंने गति के नियम दिए। विश्व ग्लोब के निर्माता, विश्व का ग्लोब किसने बनाया था? तो मार्टिन बेहम ने। अब दोस्तों ग्लोब क्या होता है और मानचित्र क्या होता है? तो ग्लोब में क्या होता है दोस्तों 3D आकृति होती है, और मानचित्र में क्या होता है 2D आकृति होती है। उसमें लंबाई चौड़ाई, और इसमें ग्लोब में क्या होता है ऊंचाई भी होती है। तो वो क्या हो जाएगी 3D आकृति हो जाएगी। मानचित्र में क्या होता है 2D आकृति होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन ग्लोब में क्या होता है, ग्लोब में आपका ऊंचाई भी दिखाई जाती है। ठीक है, तो विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? अनेक्सिमेंडर। विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर। और विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। ठीक है, भारत का मानचित्र किसने बनाया? तो एनबिले ने। एनबिले ने क्या बनाया दोस्तों? भारत का मानचित्र बनाया। लेकिन भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर किसने दिखाया? तो टॉलेमी ने दिखाया आपका। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका प्रमुख भौगोलिक सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? आपका वैगनर ने दिया है। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत हैरी हैस ने दिया। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी आपका हैरी हैस ने दिया। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? जेम्स हॉल एवं डाना ने दिया। प्रकृति चयनवाद सिद्धांत किसने किया? चार्ल्स डार्विन। इनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी आपको याद रखना, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक। इसके बाद जलवायु वर्गीकरण किसने दिया है? ये आपका कोपेन ने दिया है। निश्चयवाद या नीतिवाद, प्रकृति सर्वोपरि है इसमें और मनुष्य उसी के अनुसार ढलता है, ये कथन किसका? आपका रटजेल को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। हमबोल्ट और रीटर का इसमें योगदान रहा। नवनीतिवाद या रुको और जाओ नीतिवाद ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है, यह भी आपको याद रखना। इसके बाद आगे आपका संभववाद। तो संभववाद किसने दिया? ये फेबरे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में यह शब्द दिया। लेकिन इस सिद्धांत के रूप में प्रतिपादक करने का कार्य किसने किया? डी ला ब्लास ने दिया। तो शब्द किसने दिया? संभववाद, तो आपका शब्द दिया फेबरे ने, लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? आपका डी ला ब्लास ने किया। इसमें मनुष्य सर्वोपरि है। इसमें क्या है? मनुष्य सर्वोपरि, वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति में कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे आपका प्रमुख खोजें। तो भूगोल में जो खोजें हुई हैं उसको देख लेते हैं। प्रमुख खोजें कौन कौन सी हैं आपकी? तो पहली खोज है भारत की खोज 1498 वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। चीन की खोज 1272 मार्को पोलो इटली का निवासी था। वेस्ट इंडीज की खोज 1494 में कोलंबस ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज 1892 में रॉबर्ट पियरी ने की है। और इसके बाद उत्तरी ध्रुव की खोज भी किसने की है? आपकी रॉबर्ट पियरी ने की है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की है? आपकी एमंडसन सेन ने की है दक्षिणी ध्रुव की खोज। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे है आपका केप ऑफ गुड होप 1887 में बार्थोलोम्यू डियाज ने की इसी केप ऑफ गुड होप की खोज। ठीक है, हवाई द्वीप की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने की हवाई द्वीप की खोज। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? आपकी कैप्टन कुक ने की ऑस्ट्रेलिया की खोज। और न्यूजीलैंड की खोज किसने की? आपकी तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज आपकी की है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो किस देश के बीच कौन सी सीमा और उसका नाम क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग किन दो देशों के बीच है? आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। उसके बाद है आपका ऑर्डरनीसे। तो ऑर्डरनीसे पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच है। सिगफ्राइड किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैनरहीन, तो मैनरहीन रूस और फिनलैंड के बीच है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद है आपका मैगिनॉट। तो मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 16वीं समानांतर रेखा नामीबिया और अंगोला के बीच है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच है आपकी। 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच है। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत इस रेखा को नहीं मानता। इसके बाद रेड क्लिफ किसकी है? भारत पाकिस्तान के बीच है। 25वीं समानांतर रेखा मारिटानिया और माली के बीच है। 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक के बीच है आपकी। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे और रेखाएं बची हैं आपकी। 38वीं समानांतर रेखा आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा आपकी अलास्का और कनाडा की सीमा पर स्थित है।
इसके बाद है आपका डूरंड रेखा, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच। ग्रीन लाइन आपकी साइप्रस गणराज्य और तुर्की साइप्रस के बीच है। बैंगनी लाइन आपकी इजराइल और सीरिया की सीमा पर है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे है इसके बाद आपका मानचित्र पर अंकित रेखाएं। तो डेटम क्या है दोस्तों, समुद्र तल की 36 रेखा जिस ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। तो डेटम क्या, समुद्र तल की 36 रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई नापी जाती है। आइसोनिफ, तो आइसोनिफ क्या, बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। आइसोनेफ क्या, तो मेघा आच्छादन। मेघा आच्छादन क्या दोस्तों, आकाश का बादलों से ढका होना, ठीक है। तो मेघा आच्छादन, ठीक है, ये कहलाता है आपका मेघा आच्छादन। तो आइसोनेफ क्या है, मेघा आच्छादन को मिलाने वाली रेखा। इसके बाद ऑक्टास क्या है, इसका प्रयोग मेघा आच्छादन की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, ऑक्टास का प्रयोग। इसके बाद है आपका आइसोटैक, तो आइसोटैक क्या है आपका, पवन की समान गति को मिलाने वाली रेखा। आइसोप्रैक्ट क्या है, आइसोप्रैक्ट है आपका मानव जनसंख्या का समान वितरण, आइसोप्रैक्ट कहलाता है। आइसोराइम, तो पाला गिरने वाली समान रेखाओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी आइसोराइम कहलाती है। आइसोसिस्मल, भूकंप की तीव्रता एवं समानता, ठीक है। इसके बाद आइसोसिस्मल, तो भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। एक समय में मान लो एक समय यहाँ भी भूकंप आया, दूसरी जगह भी भूकंप आया, तो उस रेखा को हम मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो होमोसिस्मल कहलाएगा। लेकिन आइसोसिस्मल क्या, भूकंप की तीव्रता की समानता, उसकी तीव्रता कितनी थी उसकी समानता को क्या कहते हैं, आइसोसिस्मल कहते हैं। आइसोबार क्या है आपका, आइसोबार है आपका समदाब या वायु की सामान्य स्थिति को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी आइसोबार कहलाती है। इसके बाद आपका आइसोब्रांट, तो आइसोब्रांट क्या, तूफान के एक साथ आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोब्रांट कहलाती है। आइसोब्रात क्या, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोब्रात कहलाती है। आइसोहेलाइन, तो आइसोहेलाइन क्या, समुद्र जल में खारेपन की समान रेखा को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। आइसोमर, वर्षा की वार्षिक मात्रा, आइसोमर। हीटर ग्राफ क्या है, तो हीटर ग्राफ पूरे साल के तापमान और वर्षा के संबंध को प्रकट करता है, आइसोग्राफ। इसके बाद है आपका, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपका आइसोथर्म, तो आइसोथर्म का मतलब भी दोस्तों तापमान होता है। तो समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी आइसोथर्म कहलाती है। इसके बाद है आइसोफाइट, तो आइसोफाइट क्या, तो वनस्पतियों की समान ऊंचाइयों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी आइसोफाइट कहलाती है। आइसोहाइप या कंटूर लाइन, तो समुद्र तल से ऊंचा वृक्ष की समान ऊंचाई एवं आकार दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आपका आइसोहाइप कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सभी लाइन समझ में आ गई हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। जय हिंद।